हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स यात्रा। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पहले अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। चैलेंजिंग वीडियो की क्लासेस में आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पिछले 27 दिनों तक पढ़ाया जाएगा। आइए हम लोग इस वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। चैप्टर के बारे में समझते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि देश से प्रेम करना। देश से प्रेम करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। आइए राष्ट्रवाद का अर्थ को समझते हैं। राष्ट्रवाद का अर्थ जो विचारधारा किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देता है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। मतलब किसी भी विचारधारा किसी भी राष्ट्र के सदस्यों के एक साझा को पहचान देती है उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। आइए ध्यान देते हैं, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश से प्रेम करना। देश से प्रेम करना और देश से प्रेम करना ही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले अब राष्ट्रवाद की भावनाओं की जड़ें जमाने के लिए कई प्रतीकों का सहारा लिया जाता है। राष्ट्रवाद की भावनाओं को डिनोट करने के लिए कई प्रतीकों का सहारा लिया जाता है। जैसे हम लोग समझते हैं राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रगान आदि का सहारा लिया जाता है। ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया किसी भी राष्ट्र को राष्ट्र की पहचान देने के लिए राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता होती है और राष्ट्रीय प्रतीक की आवश्यकता होती है और वहां के एक राष्ट्रीय गान रहते हैं, तभी वे एक राष्ट्र का निर्माण होता है और एक राष्ट्रवादी के प्रति रहता है। ध्यान दीजिए, आप पॉइंटों को समझिए। पहले हम लोग यूरोप में राष्ट्रवादी की शुरुआत को समझते हैं। पहले इंटरेस्टिंग तौर पे शुरुआत को कहानी के माध्यम से ही समझिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1789 ईस्वी में 1789 ईस्वी में जो फ्रांस आप समझते हैं, फ्रांस कहां पर है? यूरोप में। यूरोप में फ्रांस एक देश का नाम है और ये फ्रांस में यहां पर राजा क्या करते हैं? राज करते हैं। सभी शक्तियां किसके अंदर रहती है? राजा के अंदर रहती है। अगर सभी शक्तियां राजा के अंदर रहेगी तो राजा कैसा रहेगा? निरंकुश रहेगा। निरंकुश का मतलब समझिए, राजा किसी के ऊपर कर चाहे जितना लगा सकता है, चाहे तो वो किसी के ऊपर अत्याचार कर सकता है। ये यहाँ के जो राजा थी लगभग कितने में? 1789 ईस्वी में। ईस्वी से पहले यहाँ पर राजा कौन था? लुईस 16वां। कौन था? लुईस 16वां। जो आप पिछली चैप्टर में या पिछली क्लासेस में आप लोग कक्षा 9th की क्लास में पढ़े थे, लुईस 16वां। लुईस 16वां या आप क्या कहते हैं? लुईस 16 कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, मैंने बताया कि जो फ्रांस के राजा थे लुईस 16वां, ये वहां के लोगों के प्रति क्या करते थे? अत्याचार करता था। और जब ये अत्याचार करता था तो यहाँ के जो लोग थे, फ्रांस के लोग ये गुट का निर्माण किए। अगर ये गुट का निर्माण किए तो ये कहें कि भाई राष्ट्र के प्रति हमें रहना चाहिए, जबकि यहाँ पर जो लुईस 16वां था, लुईस 16वां कह रहा था कि अगर राष्ट्रवाद का अर्थ देश से प्रेम करना नहीं बल्कि राजा से प्रेम करना है। ये लुईस 16वां का मानना ये था कि राष्ट्रवाद जो राजा से प्रेम करेगा, राजा से प्रेम करना ही क्या कहलाता है? एक राष्ट्रवाद है, अर्थात वो राष्ट्रवादी कहलाएगा। राजा से प्रेम करना राष्ट्रवाद कहलाएगा। ये कौन कहा? लुईस 16वां। ये कह रहा था अगर आप राजा से प्रेम करते हैं तो वो राष्ट्रवाद है, नहीं तो वो राष्ट्रवाद नहीं है। और आगे की जब यहाँ के लोग समझ में आ रहा था इन लोगों की पूरी सिस्टम कि हमारे ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, जो कुलीन वर्ग थे अर्थात जमींदार थे, इनके ऊपर ज्यादा कर लगा रहे थे और टैक्सेस अब इन लोगों को, लुईस 16वां को, राजा को ज्यादा दिया जा रहा था, ज्यादा देना पड़ता था। तो यहाँ के लोग एक गुट का निर्माण किए और गुट के निर्माण में ये जो यहाँ के लोग थे, जो प्रजा थी अर्थात प्रजा थी, वो क्या करी? वो क्रांति लेके आए और क्रांति में इन्होंने ये जो लुईस 16वां का था, लुईस 16वां को
ये बाहर निकाल दिया, अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। और जब 1889 सॉरी यहां पर 1789 ईस्वी में जब राजा को बाहर निकाला गया, हाँ जब राजा को बाहर निकाला गया तो ध्यान दे रहा, जब राजा को बाहर निकाला गया तो ये क्या किया गया, ये जो लुइस है, लुइस ही, इसका नाम लुई नहीं लुइस है, तो ध्यान दे रहा, ये जब इसको बाहर निकाला गया तो इनमें इस जो फ्रांस के लोग थे, फ्रांस के लोगों में एक गठबंधन हुआ, आखिर कैसे चलाया जाए ये प्रांत को। तो इन्होंने एक संविधान को लागू किया। क्या संविधान लागू किया, एक संविधान बनाया। और संविधान कब तक चला, 1789 से 1799 ईस्वी तक के संविधान के अधिकार के स्वरूप यहाँ जो फ्रांस की प्रजा थी, इस फ्रांस की प्रजा संविधान बनाए और संविधान के अनुसार लगभग 10 वर्षों तक ये क्या किए, ये संविधान के कानूनों के अनुसार चलाने लगे। अगर संविधान के कानून के अनुसार चलाते चले गए तो इन्होंने ये देखा कि जो संविधान था, संविधान का निर्माण हमेशा इनमें फायदा किसका हुआ था, कुलीन वर्ग का ज्यादा फायदा होता था। तो इन्होंने सोचा कि भाई हमें अपने ही प्रति एक राजा रखने चाहिए और वो राजा प्रजा की बात माने और कभी भी वो निरंकुश ना रहे। अगर वो निरंकुश बनता है तो उसे हम फिर से हटा सकते हैं क्रांतिकारी बदलाव के अनुसार। अगर क्रांतिकारी बदलाव करेंगे तो उसको फिर से बाहर निकाल सकते हैं, जैसे लुइस स्टीन को बाहर निकाला गया था। वो कह रहा था कि भाई राष्ट्रवाद वो है जो राजा से प्रेम करता है, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना ये था राष्ट्रवाद का मतलब होता है राजा से प्रेम करना नहीं, बल्कि राष्ट्र से प्रेम करना अर्थात देश से प्रेम करना। अब ये समझते चलिए आगे की, जब ये 10 सालों तक ये संविधान के अनुसार चलाया गया और देखा गया कि संविधान कुलीन वर्ग के ज्यादा ही काम कर रहे थे, आगे के हम वीडियो में पढ़ाने वाले हैं कुलीन वर्ग के बारे में बताएंगे। आप समझते चलिए, कुलीन वर्ग का मतलब होता है अमीर घराना, जिसके पास बहुत ही ज्यादा पैसा है। ठीक है, अब ध्यान दें, यहाँ के जो लोग थे अर्थात प्रजा थे, इसी में एक सैनिक था, मतलब इस देश में एक सैनिक था। ये सैनिक सभी से अपना प्रचार करने लगा, मैं काम ऐसा करूंगा अगर राजा बन जाऊंगा। तो एक एंट्री आती है, आप वेरी मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर नेपोलियन, नेपोलियन की एंट्री आती है। ये जो नेपोलियन रहता है, एक सैनिक रहता है फ्रांस का, ये इस देश का 1804 ईस्वी में इस देश का शासक बना। याद करते चलिए, सब कुछ याद करते चलिए। यूरोप में मतलब फ्रांस की क्रांति कब हुई, 1789 ईस्वी में, और 1789 ईस्वी में चली तो लगभग ये 10 सालों तक संविधान के अनुसार चलाया गया। और फिर उसके अनुसार नेपोलियन जो सैनिक था 1804 ईस्वी में राज्य का राजा बन गया। अगर राज्य का राजा बन गया तो आप समझते चलिए, तो ये बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी बदलाव किए। अभी आपको क्रांतिकारी बदलाव के बारे में हम लोग को पढ़ना है आगे के, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत। ध्यान दो, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण 1789 ईस्वी में हुआ और होने वाली फ्रांस की क्रांति के साथ हुए आगे की। लेकिन किसी नई विचारधारा की तरह राष्ट्रवाद को भी अपनी जड़ें जमाने के लिए लगभग 1 सदी लगी। 1 सदी का मतलब 10 वर्ष लग गया, 10 वर्ष लगा। लेकिन समझिएगा, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति फ्रांस में 1789 ईस्वी में हुई। तो आप ध्यान दे रहे हैं, यहां तक आप इंटरेस्टिंग कैरेक्टर को समझ गए। समझिएगा, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई, लुइस स्टीन को हटाया गया। लुइस स्टीन का कहना यह था राष्ट्र से प्रेम करना मतलब राजा से प्रेम करना होता है। और फिर इसके बाद यहाँ की प्रजा ने क्या किया, क्रांतिकारी बदलाव लाए और लुइस स्टीन को क्या कर दिए, इस राज्य से बाहर निकाल दिए। और बाहर निकालने के बाद ये अपने ही संविधान बनाए और ये जनता के प्रति संविधान बनाया गया। तो लगभग 10 सालों तक चला, 1799 ईस्वी तक चला। और फिर ये देखा गया कि कुलीन वर्ग के लोगों को ज्यादा ही इसमें फायदा हो रहा था। तो ये सैनिक को एक बनाए, वो भी नेपोलियन आया। 1804 ईस्वी में नेपोलियन का क्या हुआ, शासक बना अर्थात राजा बना। अब इसके बाद नेक्स्ट हम नेपोलियन के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहां तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए
और एक एक करके नोट डाउन ये आपको करते हुए चलना। जितने मैं पॉइंटों को बताया हूं ये पॉइंटों को सिनैप्सिस थ्योरी के माध्यम से नोट करना है। ये चाहे जहां मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। आगे हम नेपोलियन के बारे में आपको बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग नेपोलियन के बारे में समझते हैं। नेपोलियन के बारे में अभी आपको बताया गया कि 1804 ईस्वी में ये फ्रांस का राजा बनता है और इन्होंने ये जो नेपोलियन था, नेपोलियन चचा, हम लोग इन्हें बोलेंगे नेपोलियन चचा। अच्छा, नेपोलियन चचा बहुत ही बड़े क्रांतिकारी बदलाव किए, इतनी बेहतरीन बदलाव किए जो अभी भी बदलाव करना संभव है। और जैसे ही अपने राष्ट्र के प्रति एक राजा बने तो ये 1804 ईस्वी में तो इन्होंने एक सिविल कोड का निर्माण किया, अर्थात संविधान बनाया। और कई संविधानों को मिलाकर एक कोड बनाया जाता है जिसका नाम है सिविल कोड, अर्थात आप क्या कह सकते हैं, नेपोलियन कोड। इन्होंने नेपोलियन कोड के अनुसार बहुत ही बड़े बड़े बदलाव किए, सड़कों के निर्माण किए, पक्की सड़कों के निर्माण किए, डाक की सुविधा का निर्माण कर दिया ये 18वीं सदी में। अब आगे की आइए हम लोग पहले समझते हैं नेपोलियन के प्रशासनिक क्षेत्र में बदलाव। ध्यान दो, नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में कई क्रांतिकारी बदलाव किए, प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर और कुशल बनाया। बहुत से ज्यादा क्रांतिकारी बदलाव की, और क्रांतिकारी बदलावों के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, नेपोलियन 1804 ईस्वी में फ्रांस का राजा बनता है। मतलब नेपोलियन, अब लुइस के बाद राजा कौन है यहाँ का, फ्रांस का नेपोलियन। नेपोलियन चचा जब राजा बन गए तो ये क्या करने लगे, बहुत ही ज्यादा बदलाव किए। अब बदलाव में सबसे पहले बदलाव ये कहते हैं नेपोलियन ने 1804 ईस्वी में, मतलब जैसे ही राजा बना वो सिविल कोड लॉन्च किया। सिविल कोड का मतलब समझना कि संविधान, कई संविधान मिलाकर एक कोड का निर्माण किया गया। इस कोड का नाम था नेपोलियन कोड, या तो आप क्या कह सकते हो, सिविल कोड। इसे आप नेपोलियन कोड भी कहा जाता है, आप कह सकते हो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा नेपोलियन ने कौन से कोड को लागू किया था, या तो ऑप्शन में रहेगा सिविल कोड या तो क्या रहेगा, नेपोलियन कोड। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया है। चौथा देखिए, इस कोड में जन्म के आधार पर मिलने वाली सुविधा को समाप्त कर दिया। मतलब इस कोड में पहला यही लिखा गया था कि जन्म के अधिकार पर जो सुविधाएं मिल रही हैं उन्हें क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। अभी तक आप देखे थे, अभी तक देखे थे कि राजा का बेटा राजा होता था ना, मतलब लुइस 16 वो अपने पुश्तैनी वो राजा बनना, तो उसके पिता भी राजा थे, उसके पिता के पिता राजा थे। जो लुइस था ये आपके क्या थे, ये सब फ्रांस के राजा ही बनते जा रहे थे, मतलब राजा के बेटा राजा था। अब नेपोलियन ने लॉन्च कर दिया, ये कहा कि इस कोड में जन्म के आधार पर मिलने वाली सुविधा को समाप्त कर दिया। मतलब कुलीन वर्ग के जो अमीर घराने के लोग हैं उनके पुत्र अमीर ना रहकर अब समानता के अधिकारों को लागू कर दिया। मतलब यहां पर समझिए, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। और समानता का अधिकार किसके अनुसार रखा भाई, संपत्ति के आधार पर। मतलब सबके पैसे समाप्त बराबर हैं, संपत्ति के आधार पर सभी बराबर के हकदार रहे, अर्थात ये राष्ट्र के प्रति और कानून के प्रति रहे। ये इन्होंने इस कोड में ये पहले लिखा। फिर दूसरे में बताया गया नेपोलियन ने फ्रांस की तरह अपने नियंत्रण वाले हर इलाकों को प्रशासनिक सुविधा प्राप्त की। मतलब जो नेपोलियन था, नेपोलियन केवल फ्रांस का राजा ना होकर जो बगल के, फ्रांस के बगल के क्षेत्र थे जिनका नाम अभी विकसित नहीं होता, आगे आने वाले चैप्टर में, आने वाले पॉइंटों में आप पढ़ोगे, वहां पर जो स्विट्जरलैंड का निर्माण होता है और ये सभी आपके जब निर्माण होते हैं, स्विट्जरलैंड का निर्माण होता है तो एक क्षेत्र ही है। और उस क्षेत्र में जो नेपोलियन था, नेपोलियन क्या कर रहा था, इन क्षेत्रों में बहुत बड़े क्रांतिकारी बदलाव किए, प्रशासनिक सुविधाएं दिया, डाक की सुविधाएं दिया। लेकिन जब लुइस 16 फ्रांस का राजा था तो ये दूसरे क्षेत्रों पर ज्यादा अधिक कर लगा रहा था। यहाँ के लोग भी राष्ट्रवाद के प्रति ये सोच रहे थे कि पहले के राजा से बेटर है। जो नेपोलियन चचा है ये सोच रहा था पहले के जो राजा थे उससे बेटर है। लेकिन जब नेपोलियन चालाक बनता हुआ चला गया, कहा कि अब मैं निरंकुशता वाला काम करूंगा। चलो ठीक है, फ्रांस में मैं नहीं कुछ करूंगा, लेकिन जो फ्रांस के बगल में छोटे छोटे क्षेत्र हैं, प्रशासनिक क्षेत्र हैं,
उस क्षेत्रों में हम ज्यादा अधिक कर लगाएंगे और अत्याचार वहां पर करेंगे। अब यहाँ के लोग, जो क्षेत्र के लोग थे, इन्होंने क्या कहा कि भाई ये राजा तो ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं पहले वाले राजा से ही अटैच है, सेम टू सेम वैसा बन रहा है। अब आगे के देखिए, नेपोलियन ने फ्रांस के अंदर सड़कें मजबूत कराए, मजबूत बनवाया, डाक की व्यवस्था मतलब पक्की सड़कों का निर्माण किया गया और डाक की व्यवस्था किया, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक चिट्ठियों को ले जाया करता था और ये काम डाक की सुविधा के अनुसार किया गया। फिर उसके बाद 17वां आता है, उसने सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया। अच्छा, आपके अंदर विचार आता होगा कि सामंती का मतलब क्या होता है, सामंती व्यवस्था क्या है। अच्छा आइए भाई, सामंती व्यवस्था को हम लोग समझते हैं, एकदम बेहतरीन समझते हैं। अच्छा, सामंती व्यवस्था का मतलब आप समझिए, आप जमींदार जानते हैं, जमींदार, जमींदार, और जमींदार जो है, जमींदार मतलब आप मूवियां पहले की पुरानी मूवियां आप देखते होंगे, जो ठाकुर साहब रहता है वो गांव के ऊपर क्या लगाता होगा, कर लगाता था, वो ज्यादा टैक्स लेता था, उनसे किसानों से काम करवाता था और किसानों से काम कराने के बाद उनकी फसलें पूरा जबरदस्ती ले लेता था। ये सामंती व्यवस्था थे। ये जो यहाँ के जमींदार थे, जो जमींदार थे मतलब पूरी एक गांव को इकट्ठा करता था और ये जो जमींदार थे यही कुलीन वर्ग था, इनके पास ज्यादा पैसे थे, कुलीन वर्ग। और यही कुलीन वर्ग किसके, जो इसके पहले लुई था, लुइस स्टीन था, ये लुइस स्टीन को ये कर देते थे, इनके ऊपर, किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर ज्यादा अधिक कर लगाकर, अर्थात दासों के ऊपर ज्यादा अधिक कर लगाकर ये लोग क्या करते थे, इनसे ज्यादा पैसा इकट्ठा करते थे। ये सामंती व्यवस्था है। आप मूवियों में, पुराने की मूवियों में आप देखते होंगे, जो ठाकुर साहब नहीं रहते, ठाकुर साहब ज्यादा कर लगाते हैं किसानों के प्रति, दासों के प्रति, मजदूरों के प्रति ज्यादा कर लगाकर फसलों का निर्माण करवाते हैं और उन फसलों को क्या करके इकट्ठा करके लेके जाते हैं। यही तो फिलहाल की अपने देश में अंग्रेज भी किए थे, जमींदार का ही काम कर रहे थे। जो जमींदार थे उनको पकड़ बना लिए थे। वो जमींदार जो थे वो क्या करते थे, किसानों के ऊपर कर लगाते थे और वो जो अनाज थे अंग्रेजों को देते थे। और सेम टू सेम व्यवस्था यहाँ पर भी थी। इन्हें कौन सी व्यवस्था कहते हैं, सामंती व्यवस्था कहते हैं। आई होप यहाँ तक आप सामंती व्यवस्था तक आप समझ गए होंगे। नेपोलियन के प्रासानिक क्षेत्रों में बदलाव के बारे में, नेपोलियन ने बहुत बड़े बदलाव किए और इतने ज्यादा क्रांतिकारी बदलाव किए, अब यूरोप के केवल फ्रांस के एरिया में इतने ज्यादा बदलाव हो रहे थे। कहीं न कहीं यूरोप के अलग क्षेत्रों में भी ये बात चलती होगी। कौन सी बात चलती होगी कि इतनी खतरनाक क्रांतिकारी बदलाव कैसे हो रहे हैं। पहले तो फ्रांस की क्रांति आई, 10 सालों तक संविधान लागू किया गया, संविधान के प्रति चलाया गया फ्रांस को। फिर उसके बाद शासक आए और शासक नेपोलियन आए। नेपोलियन जो सैनिक था वो क्या किया, बहुत ही बड़े बदलाव किए और इतने ज्यादा बड़े बदलाव किए, ये पक्की सड़कों का निर्माण कराने लगा, डाक व्यवस्था कराया और प्रशासनिक के हर क्षेत्रों का निर्माण कराया, नियंत्रण बनाया और जन्म के आधार पर मिलने वाली सुविधा को समाप्त कर दिया। अर्थात सभी लोग समानता का अधिकार, सबके पास पैसा, सबके पास घर, समान रहेगा, समानता का अधिकार रहेगा। इस दौरान नेपोलियन एक अच्छे लीडर की तरफ बन रहा था। फिर इसके बाद आते हैं कहानी में इंटरेस्ट। आइए हम लोग नेक्स्ट इंटरेस्टिंग तौर पे समझते हैं।